हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल कवरेज ऑन Q2 जीडीपी। मैं हूं विवेक मित्तल और Q2 जीडीपी डेटा आ चुके हैं। 7.6% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है Q2 में। और इसकी डीप एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर सुजन हाजरा, चीफ इकोनॉमिस्ट आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकिंग से। सुजन सर, हाय, गुड इवनिंग सर, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। Sir, your first reaction on 7.6% growth in Q2 GDP, sir? So our expectation was more towards 6.9%. So obviously, this is a 70 bips stronger number. We know that the governor of RBI was talking about कि GDP का नंबर इस बार जितना उम्मीद है उससे ज्यादा आएगा, मगर इतना ज्यादा आएगा ये हम लोगों को लग नहीं रहा था। तो उस हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव सरप्राइज number में है. So this is better than what we are expecting. Exactly. We have seen that 7.8% growth was there in Q1. So इस चीट की भी जो एक्सपेक्टेशन थी 6.9% से लेकर 7.1% के बीच में थी एंड ऑफ कोर्स 7.6%। सर, क्या लगता है कि किस पर्टिकुलर सेक्टर ने, आई मीन मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और एग्री, आपको अभी डेटा पूरा मिल जाएगा, हम लोग उस पर बात करेंगे, लेकिन क्या लगता है कि किस पर्टिकुलर सेक्टर से पॉजिटिव सरप्राइज की उम्मीद हो सकती थी? देखिए, बेसिकली सर्विसेज सेक्टर तो अच्छा कर ही रहा था। ये जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, जो इंडस्ट्री ठीक नहीं कर रहा था। मेरे ख्याल से सरप्राइज ज्यादातर शायद इंडस्ट्री का पार्ट से ही आएगा। बट हैविंग सेड दैट, ऑलमोस्ट 55% ऑफ द जीडीपी का वेटेज सर्विसेज से भी आता है, तो उस हिसाब से सर्विस से भी थोड़ा सरप्राइज का उम्मीद किया जा सकता है। मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर ये क्वार्टर जनरली सबड्यूड क्वार्टर होता है, तो एग्रीकल्चर से शायद हम लोग ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, मगर पर्टिकुलरली यूटिलिटीज, कंस्ट्रक्शन विद इन इंडस्ट्री एंड सर्विसेज में मेरे ख्याल से ट्रेड, होटल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से हम लोग को उम्मीद करना चाहिए कि ये सरप्राइज आने के लिए। बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सर 13.9% की ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। सर, हाउ डू यू सी, क्योंकि इस क्वार्टर में हमने देखा कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स तो पहले ही आ चुकी हैं Q2 की, एंड नाउ वी आर लुकिंग एट द डेटा ऑफ जीडीपी। सो कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छी थी। ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन हमें पहले ही दिख रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग से कुछ सरप्राइज मिल सकता है। 13.9, हाउ डू यू सी दिस डेटा सर? तो ऑब्वियसली रियल टर्म्स में 13% प्लस ग्रोथ इज अ बिग सरप्राइज। मगर आप जैसे बोल रहे हैं कि जो सितंबर एंड जो तिमाही है वहां पे अगर हम लोग देखते हैं कि निफ्टी कंपनीज ऑलमोस्ट 26% अर्निंग्स ग्रोथ दिया है, और निफ्टी 500 कंपनी ऑलमोस्ट 36% अर्निंग्स ग्रोथ दिया है। तो थोड़ा उम्मीद तो था कि, मगर ये क्वेश्चन था, ये लिस्टेड कंपनी में हम लोग देख रहे हैं। सो इंडिया वर्सेस भारत वाला जो बात होता है कि ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी में हम लोग देख रहे हैं कि ओवरऑल लेवल में हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो अभी लग रहा है कि बोथ इंडिया एंड भारत आर डूइंग वेल। राइट। Sir, agri sector growth is at 1.2% versus estimation of 2.5 to 2.7%. How do you see this data, sir? नहीं, जैसे मैं बोल रहा था, एग्रीकल्चर से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट का पॉसिबिलिटी था, क्योंकि अगर आप देखेंगे, पहले तो ये जो क्वार्टर जो होता है जून से सितंबर का जो क्वार्टर है, वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वार्टर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो खरीफ शोइंग होता है, मगर इसका आपका जो आउटपुट जो होता है वो नहीं होता है। तो इस हिसाब से ये सॉर्ट ऑफ अ लीन पीरियड फॉर एग्रीकल्चर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। मगर उसका ऊपर से भी हम लोग देखे थे कि वेजिटेबल प्राइस वगैरह ऊपर गया था क्योंकि शॉर्टेज का वजह से। सो ऑब्वियसली इन रियल ग्रोथ में वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, रियल ग्रोथ में जो वॉल्यूम डिक्लाइन है वो रिफ्लेक्ट करेगा। सो मेरे ख्याल से वो जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वहां पे जो इम्पैक्ट था वो शायद दिखाई दे रहा है एक क्वार्टर में। मगर मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में एग्रीकल्चर में भी थोड़ा सा बाउंस बैक होगा। अगर हम कुछ और ग्रोथ पॉइंट्स देखते हैं तो सर, माइनिंग has grown by 10%, electricity has grown by 10.1%. सो ओवरऑल अगर हम माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी देखें तो ये सर इंटरलिंक्ड सेक्टर हैं। ये 10% से ग्रो कर रहे हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कि वीक मॉनसून था, तो माइनिंग एक्टिविटी चल पाई और पावर की भी डिमांड थोड़ी सी ज्यादा रही एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, या कुछ और भी सर फैक्टर्स हैं इस तरह की ग्रोथ के लिए?
नहीं, ये जो आप बोल रहे हैं ये सही बात है। फॉर एग्जांपल आप अगर सेक्टरली देखेंगे कि सीमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा कर रहा था ये क्वार्टर में। जनरली जो मॉनसून क्वार्टर होता है, जो सीमेंट इन एंड कंस्ट्रक्शन उतना ज्यादा नहीं होता है, बट सिंस मॉनसून स्टार्टेड लेट, वहां पे शायद थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ था। ऑन द टॉप ऑफ दैट, लास्ट ईयर का बेस भी थोड़ा सा फेवरेबल था फॉर, तो हम लोग अगर इसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते हैं कि ये क्वार्टर में अगर 13% मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ देखे हैं, नेक्स्ट क्वार्टर हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि डबल डिजिट, ये हाई सिंगल डिजिट नंबर शायद उतना नहीं हो, तो बेस इफेक्ट भी है और टू सम एक्सटेंट की वेदर का जो इम्पैक्ट है वो भी यहाँ पे है। तो ऑब्वियसली इट्स अ गुड नंबर, बट वी शुड नॉट ट्राई टू एक्स्ट्रापोलेट दिस नंबर कि नेक्स्ट तिमाही में भी हम लोग इतना ही तेजी देखेंगे, ये एक्सपेक्टेशन बिल्ड नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग सर 4.7% थी लास्ट क्वार्टर में। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर एक अच्छा जंप 13%। सर क्या लगता है, आई मीन Q2 में हमारा मैन्युफैक्चरिंग का पीक लग गया? कैन वी से दिस फॉर दिस ईयर एटलीस्ट? ग्रोथ का टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली दिस इज द पीक मंथ, बट इफ यू सी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम देखेंगे, जनरली जनवरी फरवरी मार्च मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेस्ट क्वार्टर होता है, क्योंकि वो ईयर एंड भी होता है, आपका टारगेट्स वगैरह जो भी सेट होता है, वो इंटरनल टारगेट हो, एक्सपोर्ट टारगेट हो, जो भी होता है वो मार्च क्वार्टर के लिए होता है। तो ऑब्वियसली सेकेंड हाफ इज जनरली, आप पहले आरबीआई का जो क्रेडिट पॉलिसी होता था उसमें बिजी सीजन स्लैक सीजन का बात होता था। दिस इज द बिजी सीजन बोथ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, सो सेकेंड हाफ जनरली हेवी होता है स्लाइटली। तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आई विल यू विल सी कि ज्यादा होगा सेकेंड हाफ में, मगर ग्रोथ के लिए मुझे लगता है हम लोग पिक आउट कर गए हैं। बिल्कुल। एंड सर जिस तरह से हमने देखा कि अब चूंकि क्रूड ऑयल भी इस पर्टिकुलर क्वार्टर में एक अच्छा खासा जंप भी देखने के लिए मिला, एंड देन सेटल भी होता हुआ दिखाई दिया 80 या $85 के बीच में। क्रूड ऑन एन एवरेज ट्रेड कर रहा था। अभी थोड़ा सा इस क्वार्टर में अगर हम देखें तो अक्टूबर जरूर एक जंप वाला पीरियड था, जब इसराइल हमास वाला जो प्रॉब्लम था वो क्रिएट हुआ। लेकिन जैसे जैसे वॉर प्रीमियम कम हुआ है, तो क्रूड एक बार फिर रेंज पे आ चुका है। हाउ डू यू सी क्रूड प्राइसेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी? नहीं, क्रूड का प्राइस का वजह से अगर एक्चुअली आप देखेंगे कि सितंबर क्वार्टर में जो कंपनी का रिजल्ट्स आया है, उसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आया है ऑयल एंड गैस से। ऑयल एंड गैस का कंपनी सबसे ज्यादा पॉजिटिव सरप्राइज दिया है। ओएमसीज में जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, वो लोग बहुत पॉजिटिव सरप्राइज दिया है। आज आप जैसे जानते हैं कि ओपेक का ओपेक की मीटिंग है, बिल्कुल। मीटिंग होने वाला है, तो वहां पे आउटपुट काट होगा, तो शायद ऑयल प्राइस और फिर से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। ऑयल का लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये डिफिकल्ट है। बट मुझे लगता है कि अभी इलेक्शन भी आ रहा है, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस ऊपर भी जाएगा, तो शायद डोमेस्टिक ऑयल प्राइस ऊपर ऊपर शायद नहीं जाएगा, वो इम्पैक्ट एक हो सकता है। बट ओवरऑल जो बिगर पिक्चर इज दैट, अगर आप देखेंगे कि कमोडिटी प्राइसेस सब आर स्टेबलाइजिंग, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी इज स्लोइंग एंड इंडिया बीइंग अ नेट कमोडिटी इंपोर्टर, सॉफ्टर कमोडिटी प्राइस इंडिया के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है। तो उस हिसाब से सेकेंड हाफ में भी जो कमोडिटी प्राइस अगर सबड्यूड रहेगा, तो इंडिया के लिए अपना जीडीपी ग्रोथ के लिए वो पॉजिटिव होगा। सर होटल सेक्टर की ग्रोथ इस बार सिंगल डिजिट में आई है, और इट्स अराउंड 4%। सर कैसे देख रहे हैं होटल सेक्टर को? क्योंकि अगर हम देखें तो एयरपोर्ट पर जगह नहीं है, होटल्स पूरे बुक्ड हैं, वर्ल्ड कप का इवेंट भी था। तो क्या कुछ मतलब आई मीन इस तरह की ग्रोथ? तो मुझे नहीं पता ये सिर्फ आप होटल का बात कर रहे हैं कि ये ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, या ये सर पूरा बात कर रहा हूँ मैं, होटल या, सेक्टर। हाँ, ट्रेड। सो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारा कंपोनेंट एक साथ आ जाता है। आप जैसे बोल रहे हैं, सही बात है कि आप अगर देखेंगे एयर पैसेंजर ट्रैफिक 30% इंक्रीज हो रहा है, रेलवे पैसेंजर ट्रैफिक 25% इंक्रीज हो रहा है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट लगता है मुझे कि ये अगर सेक्टर इतना स्लो इंक्रीज किया है। हम लोग को ये समझना चाहिए कि ये
जो डेटा हम लोगों का पास आ रहा है, 2 महीना हुआ है, क्वार्टर खत्म हुआ है, ये डेटा आ रहा है, ये दिस डेटा आर सब्जेक्ट टू रिवीजन। तो मुझे लगता है आगे जाके ये नंबर थोड़ा सा अपवर्ड रिवीजन हो सकता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल में हम लोगों का जो ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, वहां से ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सेक्टर से। बट हैविंग सेड दैट, जो ये अगर जो नंबर आप बोल रहे हैं उसमें ट्रेड भी है, हो सकता है कि होलसेल रिटेल ट्रेड से थोड़ा सा मंदी आया है, क्योंकि इसका बेस काफी हाई था लास्ट ईयर। सो हो सकता है कि थोड़ा सा बेस इंड्यूस्ड सॉफ्टनिंग आल्सो हुआ है। बट ओवरऑल मेरा उम्मीद का हिसाब से ये नंबर थोड़ा सा अपवर्ड रिवीजन होना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। बिल्कुल 4.3 versus around 15%. So there is a big decline in this particular theme. सर अगर हम देखें तो फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट, यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्रोथ आ रहा है 6% एज कम्पेयर टू 12.2% ऑफ द लास्ट क्वार्टर। सो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर एक ऑलमोस्ट हाफ रह जाती है ग्रोथ। कैसे देख रहे हैं सर इस पर्टिकुलर सेगमेंट को? नहीं, इसमें देखिए, ये जो क्वार्टर है, ये क्वार्टर आपको याद होगा कि 2000 रुपये नोट डिमोनेटाइज हुआ था। ओके। उसका बाद आरबीआई लिक्विडिटी विथड्रॉ किया था सिस्टम से, राइट। इंक्रीमेंटल सीआरआर डाल के। तो उसका राइट। बेसिस से लिक्विडिटी सक आउट हो गया था सिस्टम में, और जो एक एक्सेस लिक्विडिटी कंडीशन से हम लोग डेफिसिट लिक्विडिटी कंडीशन में आए थे। और जो कॉल मनी रेट वगैरह, सो कॉस्ट ऑफ फंड ऊपर गया था, डिपॉजिट रेट्स ऊपर गया था। तो ये सब का इम्पैक्ट भी फाइनेंशियल सेक्टर में हुआ है ये क्वार्टर में। तो मेरा ख्याल से ये जो सितंबर क्वार्टर में जो हुआ है, जो फाइनेंशियल सेक्टर में नेगेटिव जो इम्पैक्ट हुआ है, वो नेक्स्ट क्वार्टर, जो करंट क्वार्टर जो है अक्टूबर का दिसंबर तक जो क्वार्टर है, वहां पे आप देखेंगे सिक्वेंशियली वहां पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। बिल्कुल सर्विस सेक्टर ग्रोथ सर 5.8% देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर भी एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हमें देखने के लिए मिला। सो एग्रीकल्चर सेक्टर से डिक्लाइन देखने के लिए मिला, सर्विस सेक्टर में डिक्लाइन देखने के लिए मिला एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर ऑन आई मीन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर देख लें या वाई वाई बेसिस पर देख लें, दोनों जगह आई मीन ग्रोथ सबड्यूड हुई है। ओनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाज द सेवियर इन दिस क्वार्टर। हाउ डू यू सी कि सर्विस सेक्टर में क्या कुछ लेगार्ड रहे होंगे सर? नहीं, जैसे आप बोल रहे थे कि पिछले क्वार्टर में अब अगर 15% काइंड ऑफ ग्रोथ था, तो ऑब्वियसली आप उसका उसका कंपैरिजन में जब देखेंगे आपका नंबर नीचे ही लगेगा। बट सर्विसेज सेक्टर, ओवरऑल सर्विसेज सेक्टर ग्रोथ बिलो 6%, हम लोग को थोड़ा ग्रैनुलरली ये डेटा देखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इंडिया इज अ सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी, जहाँ पे 50% से ज्यादा आपका जीडीपी सर्विसेज सेक्टर से आता है, तो यहाँ पे अगर स्लो डाउन का कोई साइन है, सो दैट डजंट ऑगर वेल। एट एनी केस हम लोग सोचते हैं कि सेकेंड हाफ में जो ग्रोथ आएगा, फर्स्ट हाफ में आप देखिए 7.6 और 7.8, तो लगभग आपको 7.7% ग्रोथ फर्स्ट हाफ में मिल गया। फॉर द फुल ईयर आवर ग्रोथ टारगेट इज लेस देन 6.5। तो क्लियरली आप सेकेंड हाफ में 5% ग्रोथ का उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप 7.5% ग्रोथ कर चुके हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा सा स्लो डाउन कंटिन्यू होगा सेकेंड हाफ में। बट मेरे ख्याल से सर्विसेज सेक्टर में स्टिल मोमेंटम है। ये बेस का, सीजनैलिटी का, ये सब का जो इम्पैक्ट है, उसका वजह से थोड़ा इम्पैक्ट है। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये बाउंस बैक, जो एब्सोल्यूट लेवल में द पॉइंट हम लोग जो बोल रहे थे, ग्रोथ और एब्सोल्यूट लेवल का जो डिफरेंस होता है, वो उसमें दिखाई देगा ये। एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ 2.4% से घटकर 1.2 ऑन ए वाई वाई बेसिस एंड क्यू ऑन क्यू बेसिस पर 3.5 से घटकर 1.2, यानी कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पर 1/3 रह गई ग्रोथ एंड वाई वाई बेसिस पर हाफ हो गई है। सर ठीक से साउंड कर रहा है आई मीन इस तरह की ग्रोथ स्पेशली व्हेन देयर इज इलेक्शन ईयर? नहीं, आप अगर देखेंगे एग्रीकल्चर का ऊपर जैसे आप एमएसपी इंक्रीज हुआ है, उसका बाद से कैबिनेट डिसीजन ले लिया है कि जो नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए फ्री राशन कंटिन्यू होगा।
ये सब चीज इम्पैक्ट करेगा। ऑल्सो आप अगर देखेंगे लास्ट ईयर क्या हुआ था इस टाइम में, जो फरवरी 2022 से जो यूक्रेन रशिया का जो वॉर शुरू हुआ था, एंड यूक्रेन एंड रशिया बोथ बीइंग बिग ऑन ग्रेन्स, वहां पे इम्पैक्ट आया था। तो वहां पे प्राइस काफी ऊपर गया था। जैसे व्हीट का प्राइस आप देखेंगे काफी ऊपर गया था। तो राइट। सब्सिक्वेंटली जो एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस डाला गया था और उसका वजह से प्राइस नीचे भी आ गया है। तो और मेरे ख्याल से वो सब इम्पैक्ट आपको ये साल दिखाई दे रहा है। एग्रीकल्चर 40 ऑलमोस्ट आपका 44-45% ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो ऑब्वियसली इन एन इलेक्शन ईयर गवर्नमेंट का टारगेट रहेगा कि एग्रीकल्चर को रिलीफ मिले। और एज ए मैंने हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि एमएसपी, हायर एमएसपी with free ration for 80 crore people, all these measures suggest that government is also aware of this and they are taking measures to ensure that rural population का ऊपर इसका negative impact ना हो। बिल्कुल। सर, अगर हम सर्विस सेक्टर में देखें तो जिस तरह से आईटी कंपनीज ने Q2 में अपनी ग्रोथ दिखाई थी, बहुत ही म्यूटेड ग्रोथ थी और उन्होंने जो स्पेशली जो गाइडेंस दी है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। किसी कंपनी की 2% है, किसी की 5% है, इसी रेंज में चल रहा है। सो हाउ डू यू सी सेकंड हाफ फॉर द सर्विस सेक्टर, सर? नहीं, देखिए इंडिया में जो कंजम्पशन स्ट्रक्चर जो है, हम्म, कंजम्पशन स्ट्रक्चर इज मूविंग फ्रॉम गुड्स टू सर्विसेज। आज एग्जैक्टली। के दिन में जो इंडियन हाउस होल्ड है उसका कंजम्पशन का 50% इज इन सर्विसेज। एंड 5 बड़ा सर्विस अगर आप देखेंगे कि 5 बड़ा सर्विसेज का ऊपर आपका ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है। हेल्थ केयर, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, होम रेंटल एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये 5 एरिया में आपको 50% काइंड ऑफ स्पेंडिंग हाउस होल्ड का हो रहा है। तो इस हिसाब से फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव सर्विसेज का आउटलुक प्रेटी पॉजिटिव है। द प्रॉब्लम इज दैट आप अगर देखेंगे कि ज्यादातर ये सब एरिया में सर्विसेज कंपनीज आर नॉट लिस्टेड। आईटी इज वन एक्सेप्शन, जहाँ पे आपको काफी फाइनेंशियल सर्विसेज का बाहर मैं बोल रहा हूँ, आईटी इज वन एक्सेप्शन। उसका बाहर आप देखिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, उसका बाहर आप देखिए एजुकेशन सर्विसेज और इवन हेल्थ केयर सर्विसेज। नॉट टू मेनी कंपनीज आर लिस्टेड। तो लिस्टेड कंपनी से हम लोगों को सर्विसेज का उतना क्लू नहीं मिल सकता है जितना क्लू हम लोगों को मिल सकता है मैन्युफैक्चरिंग का बारे में, because there are lots of listed manufacturing companies, even mining, lots of listed mining companies, even utilities, lot of utilities are listed now. तो बेसिकली आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का साथ जो इंडस्ट्री का साथ जितना आपका इक्विटी मार्केट का जो लिंक है, वो लिंक आपको सर्विसेज में नहीं मिलेगा। बट फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव, ऑब्वियसली इंडिया हैज बीन अ सर्विस ड्रिवन कंट्री एंड आई थिंक इट विल कंटिन्यू टू रिमेन दैट। लास्ट सेक्टर सर 13.3% की ग्रोथ कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देखने के लिए मिली है एज कम्पेयर टू 7.9% ग्रोथ ऑन क्यू ऑन क्यू बेसिस। हाउ डू यू सी दिस काइंड ऑफ ग्रोथ इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर? आप अगर देखेंगे कि जो कोर सेक्टर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे बहुत स्ट्रांग ग्रोथ हम लोग देख रहे थे। सीमेंट का ग्रोथ काफी काफी स्ट्रांग हो रहा था, आयरन एंड स्टील का ग्रोथ काफी स्ट्रांग हो रहा था। सो एक्सपेक्टेशन था तो आपका कंस्ट्रक्शन विल डू वेल। Both residential construction as well as infrastructure construction are doing well. So this is more or less, I'm not telling exactly 13% number was expected, but a strong number वो तो एक्सपेक्टेड था। तो मेरे ख्याल से दिस इज इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन। द एक्सटेंट इज स्लाइटली सरप्राइजिंग ऑन द अपसाइड। वंस अगेन हम लोग जो बात कर रहे थे कि डिलेड मॉनसून जो था उसमें भी कंस्ट्रक्शन में पॉजिटिव इम्पैक्ट था। पब्लिक कैपेक्स जो हो रहा है, गवर्नमेंट जो ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं पब्लिक कैपेक्स में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा जा रहा है। और ये सिर्फ रोड्स नहीं, ब्रिजेस नहीं, जल से नल, रिन्यूएबल पावर, all those areas. So infrastructure is doing well. That's a big positive for construction.
Also, the residential real estate is doing well. All of us know that residential real estate is also doing well. उससे भी positive impact आ रहा है. So this is a slightly positive surprise, but more or less in the expected direction. Second last question कि आप GDP के अपने जो estimates हैं for this financial year आप इसको revise करेंगे इस तरह के data आने के बाद? अपना पहला estimate for the full year was 6.2. From the back of the envelope, मुझे लगता है 6.4 is more likely for the year. So मेरे ख्याल से हम लोग 20 bips upward revision शायद करेंगे. I have to see the numbers, the granular numbers, but मुझे लगता है 20 bips upward revision करेंगे growth projection को. जी. सर लास्ट क्वेश्चन बीजेपी अगर 2024 में इलेक्ट होती है वहां पर बीजेपी जीतती है रिजीम में चेंज नहीं होता है तो जीडीपी ग्रोथ किस तरह से देख रहे हैं FY25 में और अगर वहां पर कुछ डिस्टर्बेंस होता है तो जीडीपी के नंबर आपने कुछ अपने एस्टिमेट किए हुए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल इवेंट में हम लोग कमेंट नहीं करते हैं बट अब ब्रॉडली स्पीकिंग अगर आप इंडिया का 75 इयर्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंस का जो हिस्ट्री देखेंगे इसको आप तीन पार्ट में बांट सकते हैं. द फर्स्ट 30 इयर्स 47 to 77 जब ऑन एन एवरेज वी आर ग्रोइंग 3 to 4% which was lower than the global growth. Next 14 years 77 to 91 when we are growing about 2 to 3% higher than the global growth. 5 से 6% हम लोग ग्रो कर रहे थे. एंड 91 to 2023 जब एवरेज हम लोग 7% का करीब ग्रो कर रहे हैं जो कि वर्ल्ड का ग्रोथ से 3 से 4% हायर है. तो मेरे ख्याल से ये दिस इज नॉट रियली सो मच डिपेंडेंट ऑन व्हिच रेजिम इज इन पावर. ऑब्वियसली सर्टेन political stability, some leadership obviously matters. But having said that, in India is a too big a country. And so long we keep on doing reform, so long we keep on doing liberalization, I think the India story will continue, irrespective of the political changes in the country. One thing what India stands very uniquely in the world, since 1991, we have seen 6 prime ministers. Right. We have seen lot of economic reforms. Not a single reform initiated by the previous government has been reversed by the next government. This is unique for India. For example, if you look at in US, if you look at US healthcare, whatever Obama did, Trump changed Obamacare. Exactly. Whatever Trump did, Biden changed in the healthcare. But in India, that doesn't happen. In India, it's a continuity. Successive governments do things what the previous government, they build on from what they have left. So in that sense, I'm not too much bothered about the political implication of the political change on India's growth process. I think India is on this is India's millennium. We'll continue to grow. Okay. Great, sir. And thank you very much, sir, for your precious time. And we hope that the kind of data we have just seen in this quarter will remain positive on India's growth story as always. जैसा आपने बताया कि हम global growth से ज़्यादा ही चल रहे हैं और हम बढ़ते रहें. Thank you very much, sir. Thank you.